नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप के विशेष बुलेटिन दिन भर की खबरों में। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आज दिन भर देश दुनिया में क्या अहम हुआ, किन मुद्दों पर उठे सवाल और कौन सी बातें रही सुर्खियों में, इसका सार आपको देंगे विस्तार से और सटीक ढंग से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की खबरों के बुलेटिन की। मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर एक तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर तीखी आलोचना की। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की पारंपरिक कूटनीतिक भूमिका कमजोर हो रही है और इसका असर भारत की वैश्विक साख पर पड़ रहा है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की विदेश नीति में जो बिखराव देखने को मिल रहा है, उसके चलते भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घट रहा है। यह सिर्फ हमारी पार्टी नहीं बल्कि देश के हर जागरूक नागरिक के लिए चिंताजनक है। आनंद शर्मा ने आगे कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता रहा है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने भारत की अगुवाई को माना और हमारी नैतिक आवाज को सुना। उन्होंने कहा कि जब कोरिया संकट आया था तब भी दुनिया ने समाधान के लिए भारत की ओर देखा था। यह हमारी नैतिक शक्ति और मानवतावादी दृष्टिकोण का परिणाम था। लेकिन आनंद शर्मा के अनुसार आज वही नैतिक शक्ति और मानवीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि हमारी विदेश नीति में अब ना तो राष्ट्रीय सहमति झलकती है, ना नैतिक नेतृत्व। यह चिंताजनक बदलाव है। कांग्रेस सांसद ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर आम सहमति और व्यापक विमर्श जरूरी होता है, लेकिन मौजूदा सरकार विदेश नीति में भी एक तरफा निर्णय ले रही है जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। आनंद शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि वह आत्मनिरीक्षण करे और विदेश नीति जैसे गंभीर विषयों पर देश के प्रमुख दलों और नेताओं से संवाद करे। आनंद शर्मा ने जून महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए एक महत्वपूर्ण मतदान का जिक्र किया, जिसमें गाजा क्षेत्र में युद्ध विराम और मानवीय सहायता को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि 149 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिसमें दुनिया के 2 P5 देश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और भारत के पारंपरिक साझेदार भी शामिल थे। यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल के मित्र राष्ट्रों ने भी मानवता के पक्ष में मतदान किया, लेकिन भारत ने तटस्थ रहकर मतदान से परहेज किया। आनंद शर्मा ने कहा कि गांधी की धरती से इस तरह की तटस्थता अस्वीकार है और इससे भारत की वैश्विक छवि प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत का यह निर्णय वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ में हमारे नैतिक नेतृत्व को कमजोर करता है। आनंद शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि वह भारत की पारंपरिक भूमिका की पुनर्स्थापना करे। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर गाजा क्षेत्र में शांति के लिए पहल करनी चाहिए। हमारे कूटनीतिक रिश्तों और रणनीतिक साझेदारियों को मानवता के पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में पार्टी विदेश नीति और देश के सामने खड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर और व्यापक चर्चा की मांग करेगी। आनंद शर्मा ने कहा कि यह संसद का दायित्व है कि वह सरकार की विदेश नीति पर जवाबदेही तय करे। आनंद शर्मा की यह प्रेस वार्ता केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गहन असहमति और आलोचना का दस्तावेज बन गई है। कांग्रेस अब इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रही है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में यह विषय राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा एजेंडा बन सकता है। एक ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि भारत की विदेश नीति जिस तरह से उसमें बिखराव है इस समय, भारत का प्रभाव विश्व में कम हो रहा है। ये सबके लिए दुख की बात है। इस भारत देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां दुनिया के देश जो प्रगतिशील देश हैं, जिन महाद्वीपों में बड़े संघर्ष हुए आज़ादी के लिए, रंगभेद के खिलाफ, उन्होंने भारत की अगुवाई को माना, भारत की आवाज़ को सुना। चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, एशिया के मुल्क हैं। और इसका ये कोई कारण नहीं था, जैसे मैंने बताया, कि हम कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति थे। नहीं, 50 के दशक में जब कोरिया का क्राइसिस हुआ था, भारत की तरफ दुनिया ने देखा था समाधान के लिए। आज अलग बात है कि ये एक नई रिवायत बनी है कि उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता जिनको विश्व सम्मान करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आलोचना होती रहे। पर यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि हर चुनौती के समय जो विश्व के सामने आया, एक देश जो
लंबे अरसे की पराधीनता के बाद, गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, उस देश भारतवर्ष की आवाज़ दुनिया सुनती थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति हमारी नैतिकता की थी और मानवता की आवाज़ की थी। आज वो दोनों कम हुई हैं। विदेश नीति के लिए यह भी आवश्यक है, जब अपने राष्ट्रहित को आगे लेकर चलते हैं, उसके पीछे एक आम सहमति देश की रहती है। जैसा मैंने बताया, पूरे देश का कंसेंसस साथ चलता था। वर्तमान सरकार ने उसको कमज़ोर किया है। एक तरफी फैसले लेके जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति से संबंधित है, उस पर विराम लगना ज़रूरी है राष्ट्रहित में। सरकार को देखना है कि किस तरह से इस पे विचार करे, आत्मनिरीक्षण करें, वास्तविकता को स्वीकार करें, और जो देश के बड़े दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठकर भी विचार विमर्श करें। इसलिए हम ये भी आवश्यक समझते हैं कि आने वाले संसद के सत्र के अंदर विदेश नीति पर और जो समस्याएं या चुनौतियां जुड़ी हैं आज, वो भारत के लिए भी हैं, विश्व के लिए भी, उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हो। आगामी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जावेद अली खान का कहना है कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रश्नोत्तर में सरकार ने भारत पाक संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर पूछे गए किसी भी सवाल का उत्तर देने से इनकार कर दिया है। जावेद अली खान ने व्यंग्य के साथ टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद सरकार को लगता है कि मीडिया पहले इन प्रश्नों का उत्तर दे चुका है, इसलिए संसद का समय बर्बाद न किया जाए। विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक इस मुद्दे पर कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया है, जिससे संसद सत्र के हंगामेदार होने के आसार बन गए हैं। जावेद अली खान ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि 21 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा है। राज्यसभा में पहले दिन रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रश्नोत्तर होने थे, पर सरकार ने भारत पाक संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम व युद्ध रुकवाने में ट्रंप की भूमिका से संबंधित एक भी प्रश्न तारांकित या अतारांकित का जवाब देना मंजूर नहीं किया है। उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में एक अन्य ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि चूंकि भारतीय मीडिया विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल से संबंध में सारी जानकारी पहले ही दे चुके हैं, इसलिए सरकार उसे दोहराकर संसद का समय बर्बाद करना नहीं चाहती। ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध रुकवाने में ट्रंप की भूमिका को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल मांग कर चुके हैं कि इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित हों, लेकिन विपक्ष की यह मांग अनसुनी कर दी गई है। अब संसद के मानसून सत्र में पहलगाम मुद्दे पर, संघर्ष विराम व युद्ध रुकवाने में ट्रंप की भूमिका से संबंधित कोई भी प्रश्न न लेने पर संसद सत्र हंगामेदार होने के आसार लग रहे हैं। जहां एक और सरकार का यह रुख संसद की गरिमा को लेकर उठते प्रश्नों को जन्म दे रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में संसद सत्र का स्वरूप कैसा रहता है और क्या सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार जा रहे हैं। उनके कल होने वाले बिहार दौरे से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर कई सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो उन्हें केवल राजनीतिक लाभ लेने की बजाय राज्य में हुई हालिया घटनाओं की पीड़ित परिवारों से भी मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने तीखा बयान देते हुए कहा कि अगर मोदी जी आ रहे हैं तो उन्हें उन सभी हत्याओं के पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, उन्हें अपराधियों की तलाश कर सख्त सजा दिलानी चाहिए। क्या वो केवल वोट के लिए बिहार आएंगे? तेजस्वी यादव के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां भाजपा का जोर बिहार में जन समर्थन जुटाने पर है। विपक्ष खासतौर पर इंडिया गठबंधन यह आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल चुनावी प्रचार पर ध्यान दे रही है। गौरतलब है कि बिहार के कई जिलों में हाल के सप्ताहों में आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है। खासकर संगठित अपराध जैसे मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तेजस्वी यादव का यह तीखा हमला राजनीतिक तौर पर काफी सार्थक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यात्रा पूरी तरह प्रशासनिक और विकासोन्मुखी है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी तैयारी के रूप में देख रहा है। तेजस्वी यादव का बयान बिहार की राजनीति में एक बार फिर जन सरोकार बनाम राजनीतिक लाभ की बहस को जन्म देता है। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री के दौरे पर रहेंगी कि वह किन मुद्दों पर बात करते हैं। क्या तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब सामने आता भी है या नहीं आता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करते पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर और पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। दरअसल एक रिपोर्ट में एसआईआर के नाम पर कथित फर्जीवाड़े के बारे में बताया गया था। दावा किया गया था कि कथित तौर पर बीएलओ ही वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं और उनके दस्तखत कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह से भाजपा की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटने के आरोप लगाए थे। बुधवार को असम की एक रैली में राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा और चुनाव आयोग ने चोरी किया है, वही काम अब बिहार में भी करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि तानाशाही भाजपा और नीतीश सरकार द्वारा बिहार वासियों की जागरूकता पर चोट की जा रही है, उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण को बहाना बनाकर गरीबों से उनकी वोट की ताकत छीनी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने कई बार विपक्ष के दावों को खारिज किया है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने यह जानकारी भी दी कि राज्य भर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 88.65% मतदाताओं के प्रपत्र फॉर्म भरे जा चुके हैं। बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर देश में राजनीति गर्मा गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके तौर तरीके बेहद अलोकतांत्रिक हैं और लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। तेजस्वी यादव ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके तरीके लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से हम लोकतंत्र को खत्म होते नहीं देख सकते हैं। इसको लेकर हम हर पटल पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस विषय पर देश के तमाम बड़े नेताओं को पत्र लिख रहे हैं और आगामी 19 जुलाई को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में हम शामिल होंगे और अपनी बात मजबूती से रखेंगे। तेजस्वी यादव ने कल 16 जुलाई को चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 16 जुलाई को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें 35 लाख नामों के हटाए जाने की बात सामने आई, लेकिन यही आंकड़ा 3 दिन पहले सूत्रों के हवाले से एक अखबार की खबर में भी था। मेरा सवाल है कि अगर प्रक्रिया अभी चल रही है तो आंकड़े कैसे पहले से तय हो गए। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अभी तक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में इतने बड़े आंकड़े का अनुमान कैसे लगाया गया। अगर अभी भी एक सप्ताह का समय बचा हुआ तो ये आंकड़े कहां से आ गए, ये पूरी प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि केंद्र की मोदी सरकार कैसे चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने लोकतंत्र का चीरहरण कर संविधान को खत्म करने पर उतारू है। चुनाव में हार देखकर हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर विपक्षी दलों में आक्रोश है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद और स्पष्ट हो गया है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी तूल पकड़ सकता है, विशेषकर जब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष कोई मौका नहीं चूकना चाहता। कांग्रेस के नेतृत्व में 8 विपक्षी दलों के आज 12 घंटे के ओडिशा बंद का राज्य में व्यापक असर देखने को मिला। यह बंद बालासोर की फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की छात्रा की स्वयं जलाने के विरोध में और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ बुलाया गया था। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस बंद के कारण शहर में बसों का परिचालन ठप रहा, दुकानें बंद रहीं और राष्ट्रीय राजमार्ग सहित मास्टर कैंटीन चौक जो राज्य सचिवालय, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है, पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम प्रदर्शन किया। इससे सड़कों पर पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया। प्रदर्शनकारी बालासोर में फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की आत्मदाह की घटना में कड़ी कार्रवाई और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज की इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
सीपीआईएम लिबरेशन के नेता महेंद्र परिंदा ने कहा कि छात्रा ने कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय विधायक और सांसद से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति ने आरोपी प्रोफेसर समीर साहू को बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन प्राचार्य ने इसका विरोध किया और समझौते का दबाव बनाया। परिंदा ने 3 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, घटना की न्यायिक जांच और सभी दोषियों को सख्त सजा शामिल है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में पिछले 1 साल में भाजपा सरकार के शासन में महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रदीप महापात्रा ने कहा कि 8 दलों का गठबंधन शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ बंद शाम 6 बजे तक चला। प्रदर्शनकारी सरकार से महिलाओं की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। ईरानी इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा है कि ईरानी जनता ने हमलावरों की चालों और उद्देश्यों को विफल कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब इस राष्ट्रीय एकजुटता को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। अयतुल्लाह खामेनेई ने यह टिप्पणी तेहरान में न्यायपालिका के प्रमुख और प्रमुख कर्मचारियों के साथ एक बैठक के दौरान की। अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और विविध यहाँ तक कि विरोधी राजनीतिक दृष्टिकोण वाले लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और राष्ट्रीय एकता की एक महान भावना का निर्माण किया। खामेनेई ने इस बात पर भी जोर दिया कि पत्रकारों, न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और धर्मगुरुओं सहित समाज के सभी वर्गों की इस राष्ट्रीय एकता की रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि इस उद्देश्य के लिए तुच्छ मुद्दों पर विवादों से बचना चाहिए। अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि तथ्यों को स्पष्ट करना और भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है, लेकिन अनावश्यक आलोचनाएं करना, उन पर बहस करना और छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा करना नुकसानदेह है। यहाँ तक कि किसी भ्रांति को उजागर करना भी सर्वोत्तम संभव तरीके से किया जाना चाहिए ताकि देश के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो। खामेनेई ने 12 दिवसीय युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए ईरानी लोगों के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की भी प्रशंसा की, जिसे इजराइल ने 13 जून को शुरू किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका 22 जून को इसमें शामिल हो गया था। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिसके बाद सशस्त्र बलों ने जवाबी मिसाइल हमला किया और कतर स्थित एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी अड्डे पर ईरान का हमला एक बेहद संवेदनशील झटका था, क्योंकि हमला किया गया स्थल पश्चिम एशिया क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमेरिकी प्रतिष्ठान था। खामेनेई ने कहा कि जब समाचार सेंसरशिप हटा ली जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ईरान का प्रहार कितना बड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि इस्लामी गणराज्य अमेरिका और अन्य को और भी बड़े प्रहार करने में सक्षम है। खामेनेई ने युद्ध के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा इजरायली ठिकानों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी प्रशंसा की, जो शासन की आक्रामकता के जवाब में दिए गए थे। खामेनेई ने कहा कि ईरान की प्रतिक्रिया इतनी कड़ी और निर्णायक थी कि उसने इजरायली शासन को संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद लेने के लिए मजबूर कर दिया। अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अगर ज़ायोनी शासन अपनी रक्षा करने में सक्षम होता तो वह इस तरह से मदद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर नहीं मुड़ता, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वह इस्लामी गणराज्य का सामना नहीं कर सकता। खामेनेई ने आगे कहा कि हमलावरों ने सोचा था कि अगर वे प्रमुख स्थलों पर हमलों और शीर्ष अधिकारियों की जान लेने के बाद ईरानी लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाएंगे तो इस्लामी गणराज्य ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि ईरानी लोगों की एकता और साहस के कारण उनकी यह कल्पना गलत साबित हुई। खामेनेई ने कहा कि वास्तव में दुश्मन की योजनाओं के बिल्कुल विपरीत हुआ। अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि उच्च राष्ट्रीय मनोबल और दृढ़ संकल्प ही ईरान को महान बनाते हैं और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के दुश्मनों और दोस्तों दोनों को समझना चाहिए कि ईरानी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं दिखाई देगा। अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि हमारे पास सभी आवश्यक साधन है, चाहे वे तर्क हो या सैन्य शक्ति, इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वे कूटनीतिक हो या सैन्य, पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। तो ये थी आज दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण खबरें हस्तक्षेप की नजर से। हमारी कोशिश रहती है कि आपको मिले खबरें बिना शोरगुल के, साफ, सच्ची और समाज की चिंता के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य दें कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगा। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।